हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? आइए आज हम लोग अगला सेट करेंगे और सेट नंबर ये 3 है आप लोगों के लिए। मैंने आपको कहा था कि एक ही वीडियो में सारा करवा दूंगा, बट बहुत ज़्यादा समय हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आइए आज हम सेट नंबर 3 करेंगे। उससे पहले आप जानते हैं लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसे यह जो है पीडीएफ से करवाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां से व्हाट्सअप करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयारी में जुड़े होंगे तो मैं यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वहाँ पर 80 प्रश्न आप लोग को इस बार पूछे जाएंगे, जिसमें 40 बनाना रहेगा, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं आपको 48 प्रश्न करवाने वाला हूँ, जिसमें से आपको 40 का कम से कम जवाब आना चाहिए, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं वास्तव में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने कल दिया था आपको होमवर्क के रूप में, तो बताइएगा 1 का आंसर क्या होगा। पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है। हमेशा याद रखिए कि समतल दर्पण में सीधा बनता है, पहली बात, और आभासी बनता है। क्या बनता है? सीधा और आभासी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की पूछा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो आप लोग जानते हैं एफ बराबर क्या आता है? r/2 होता है। एफ बराबर क्या आता है बाबू? r/2 होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। या r बराबर 2f देता तो वो भी आंसर सही होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। पूछा है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हों तो इसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जो बात कर रहा है ये इसकी बात कर रहा है, उभरा हुआ पृष्ठ ये होता है। तो ये जो उभरा हुआ पृष्ठ और ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है, ठीक है, तो ये बाहर से निकला हुआ है ना, तो इसको उत्तल लेंस कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। पूछा है ना 2 गोलीय पृष्ठ उभरे हुए हों, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला है कि प्रकाश की गमन कैसी होती है। हमेशा याद रखें सीधी रेखा में, आप लोग 7वें से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। जहां भी प्रतिबिंब बनता है बाबू उसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। पूछा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए 10,000 ओम होता है, ठीक है ना, ये सब जगह देता है कि 10,000 ओम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए पूछा है प्रतिरोध ही पूछा है ना, तो 10,000 ओम ही होना चाहिए इसका सही आंसर। लेकिन देखिए जिस हिसाब से ये ऑप्शन दिया है ना, 30,000 भी इसका आंसर कहीं कहीं देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे ख्याल से सही है और ए भी सही है। लेकिन वहाँ जब आएगा आपको, ठीक है, तो 10,000 ओम ही कीजिएगा, चूंकि ये आंसर में नहीं होगा, उसमें 10,000 ओम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। पूछा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए। कल मैंने आपको बताया था कि कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी दूसरे कलर को दूसरे में देखा जाएगा तो हमेशा काला दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में लाल गुलाब लाल दिखाई देगा और लाल प्रकाश में लाल गुलाब भी लाल ही दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए ये गुलाब का फूल है और ये कह रहा है कि इस तरह से दिखाई देना चाहिए, किस तरह से दिखाई देगा? तो आप लोग जानते हैं, फिर से वही बात, लाल जो है लाल में लाल ही दिखाई देगा, श्वेत में लाल ही दिखाई देगा। और लाल कलर को किसी भी अन्य कलर में देखेंगे तो हमेशा कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं आप लोगों से। आवेश का मात्रक क्या है? तो आप लोग बताइए आवेश का मात्रक क्या है? बिल्कुल करेक्ट, कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट है विभवांतर का मात्रक और एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? ताप। बोलते हैं ना अचर ताप पर, क्या बोलते हैं? अचर ताप, यानी कि ताप यहाँ पर क्या है? ताप यहाँ पर जो है ये अचर राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध मत कीजिए, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बाबू जब भी श्रेणी क्रम बोले तो दोनों को जोड़ देना है, 10 और 20 को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 30 ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछता आपसे समांतर क्रम में तो 1/10 और प्लस में 1/20 करते, ठीक है। और 10 और 20 का लघुत्तम कितना आ जाता है? 20 आ जाता। ऊपर में आ जाता 2 1 3 3/20, यानी कि उलट देते तो 20/3 ओम, यानी कि ऑप्शन बी होता। बी तब होता जब क्वेश्चन क्या होता? समांतर क्रम में होता, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है? श्रेणी क्रम, इसलिए आंसर ए होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चले, समझ में आ रहा है ना? स्पीड तो नहीं है ना ज़्यादा?
लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दिया है मैं। पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति सभी पर निर्भर करेगा, सभी पर निर्भर करेगा तभी कोई भी प्रतिरोध होगा। ठीक है, यदि चालक की लंबाई बढ़ेगा, लंबाई समझ रहे, तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा और मोटा हो जाएगा तार तो प्रतिरोध घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और चालक की प्रकृति जैसा कि आप जानते हैं, लोहा से ज़्यादा आप लोग की तांबा में और तांबा से ज़्यादा आप चांदी में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर पूछा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। बाबू विद्युत फ्यूज क्या होता है ना, गल जाता है। गलता तब होगा जब उसमें उष्मा जाता होगा। ठीक है, तो उष्मीय प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको किस में। तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है ना, मोटर आप लोग जानते हैं, मोटर को क्या करते हैं हम लोग, प्लग में उसका तार को घुसा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटर चलता है तो पहले उसमें विद्युत देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, विद्युत देते हैं ना। मोटर इस तरह से होता है, आप लोग देखे होंगे मोटर देखे होंगे। मोटर यहाँ पे लगा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से लाइन गया, उसके बाद इसमें से पानी को देता है ये। ठीक है, पानी उसके बाद देता है। ठीक, तो क्या हुआ, पहले इसमें लाइन दी यानी कि करंट दिए। करंट मतलब होता है विद्युत धारा। जब विद्युत धारा दिए तो ये क्या हुआ, मशीन चला मशीन चला यानी कि यांत्रिक। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, विद्युत से यांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पर देखिए। 14 नंबर पूछा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑस्टेड। क्या होता है, ऑस्टेड होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे समझते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कि इसमें जो है कौन ऊर्जा नहीं देता, ये बताना है आपको। ठीक है, 15 नंबर। तो 15 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से ऊर्जा मिलता है लेकिन ये जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। ये क्या है, ये रासायनिक चीज़ है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरेनियम 92 और 235, यही ना, और 238, यही होता है, समस्थानिक होता है इसका। तो इससे हमें जो मिलता है ना, वो ऊर्जा होता है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, लेकिन लकड़ी क्या है, जैव मात्रा का स्रोत है, गोबर गैस कोयला ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर देखिए। पूछा है, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का ये ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 17। एक मिनट, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत तो ये नहीं होना चाहिए, चंद्रमा नहीं होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। सूर्य सब चीज़ का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बाबू, चंद्रमा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जीवाश्म में क्या है, उपग्रह है। ठीक है, 17 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा है, संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है। संक्षारण समझ रहे, जंग लगना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन कौन सा अभिक्रिया ये बताना है, ऑक्सीकरण अवकरण इस तरह से। ठीक है, तो ऑक्सीकरण को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपचयन तो बोलते हैं अवकरण को ना, तो ऑप्शन डी थोड़े ना होगा। हाँ, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर चलिए। 18 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात पूछा है। किसके आयतनों का अनुपात, H2O मतलब होता है पानी, और पानी के अनुपात पूछा आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर देखिए। पूछा, निम्न में से कौन सा अवकारक है। अवकारक पूछा है आप लोगों से, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CO। ठीक है, ये अवकारक है, बाद बाकी सब ऑक्सीकारक हैं। ठीक है, ये पूछा। 20 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी साग सब्जी, कल भी हुआ था ये क्वेश्चन, याद होगा आप लोग को, उष्माक्षेपी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आप लोगों से कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली जानते हैं आप लोग, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। जानते हैं आप लोग कि इमली खा के लोग टरटराने लगता है, बोलने ज़्यादा लगता है। एक मिनट फिर से देख लीजिए, कोई 18 नंबर क्वेश्चन में बोल लेते हैं, क्या बोलता है यहाँ पर, H2O होता है ना, H2O, तो इसका अनुपात तो 2:1 होना चाहिए, 3 कैसे मैंने बोल दिया, जोर तो कहीं नहीं बोला। ऑप्शन यहाँ पे बाबू सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का सी होगा, कोई भी बी नहीं याद करेगा। ठीक है, सी याद रखोगे। ठीक है ना, और 19 का भी देख लो। 19 का क्या बोला था यहाँ पे, अवकारक बोला है ना, ये ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक, अवकारक यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है,
20 नंबर सही है। इसके बाद 21 भी सही है। आइए 22 पे चलते हैं। 22 पे क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना CaOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं कली चूना। CaO को क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। और CaCO3 को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं संगमरमर या इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये खड़िया का भी सूत्र यही होगा और कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र होगा यही। चाहे आपसे पूछे कि अंडा जो होता है ना, अंडा के ऊपर जो उजला उजला भाग होता है वो किसका बना होता है, इसी का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ना, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, जब कभी कुछ पकता है आपके यहाँ पकवान बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि रोटियां फूले, ठीक है ना, इसके लिए, या कचौरी वगैरह होता है वो फूले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पता है, सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 कौन कर रहा है, ये तो धोमन सोडा है ना। Na2CO3 क्या है, धोमन सोडा इंटू 10H2O, ठीक है, ये होता है धोमन सोडा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ पे देखिए पूछा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं। कठोर जल जैसा कि आप जानते हैं जो झाग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का यौगिक मिला होता है, सोडियम का कौन सा, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, ये बताना है आपको, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट होता है, ये भी ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पर सोडियम का यौगिक पूछा है इसलिए आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले, पूछा है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु मरकरी है, Hg जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, परमाणु संख्या 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर देखिए पूछा है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर किस सतह का लेप चढ़ाया जाता है। तो उस पर चढ़ाते हैं हम लोग जिंक का लेप, जिसे यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। कौन सा परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, जस्ता और तनु HCl हाइड्रोक्लोरिकम, समझ रहे हैं ना, कि अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनेगा। जब भी जिंक और हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे देखिए ZnCl बना लेगा, ZnCl बना लेगा तो मुक्त क्या करेगा बाबू, H2 करेगा, ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 देखिए, 28 क्या बोला आप लोगों से, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पढ़ाया गया है एल्केन, इसके बाद एल्कीन पढ़ाया गया है, इसके बाद एल्काइन पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया गया ना। तो देखिए ए वाला में सिंगल बॉन्ड, ई वाला में डबल बॉन्ड और वाई वाला में ट्रिपल बॉन्ड सिखाया गया आप लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों से, 3 आबंध होते हैं, किस में होता है। तो देखिए फॉर्मूला होता है सबका, पहला का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, CnH2n+2, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस तरह से। और अगर हम बात करें एल्कीन की तो इसमें से 2 हटा देंगे, फिर कहेगा एल्काइन की तो इसमें से -2 कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध किस में होते हैं, तो जो फार्मूला पे बैठेगा उसी में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ना, कि C3 3 दूनी 6 दूना 8, ये तो होगा नहीं, C3H4 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 2 रखिए, 2 दूनी 4, 3 अगर रखते हैं, अच्छा -2 होता है ना, -2 होता है, चलिए 1 तो होगा नहीं, 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, ये हो जाएगा, सही है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर चलते हैं, नहीं समझे, ये फॉर्मूला CnH2n-2 वाला पे बैठेगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड इसी पे बैठता है, इसी फॉर्मूला पे, ये असंतृप्त कार्बन होते हैं। 29 नंबर समझिए, पूछा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, ठीक है। एक और अपरूप होता है जिसे फ्लोरीन बोलते हैं, जो कि फुटबॉल की तरह इसका आकृति होता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 30 नंबर देखिए, पूछा है सामान्य सूत्र CnH2n वाला कौन सा यौगिक का था। अभी अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था, एल्केन एल्कीन एल्काइन बता रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर समझिए, 31 नंबर क्या है क्वेश्चन, सो समझिएगा। पूछा है आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। आवर्त सारणी आप लोग जानते हैं, आवर्त सारणी आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ या लास्ट में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। पूछा है आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। धातुएं बाईं ओर स्थित होती है, ठीक है, अधातु दाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। 32 नंबर देखिए आपको पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितना होता है। क्षैतिज इस तरह वाला, सॉरी इसको तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इस तरह से नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरह से होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह से जो होता है आवर्त सारणी में इस क्षैतिज हुआ, ठीक है, तो इसको आवर्त बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आवर्त, और इसकी संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन सारा का सारा पीडीएफ से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से या डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। साथ ही देखिए थोड़ा मोड़ा ये रहे तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे पूछा है धमनियाँ जो है ना, धमनियाँ जो कार्य करती है वो कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है ना, शुद्ध रक्त का वहन करती है धमनियाँ, ठीक है। महाधमनी नाम होता है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है ना, 4 कक्ष। तो इधर धमनियाँ होती है जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है ना, और इधर जो होता है ये निलय होता है जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है। फिर प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि शुद्धता होती है, फिर उसको ले जाता है, ठीक है। तो ये महाधमनी से होता है कार्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर देखिए, पूछा है कृत्रिम विक्र किस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। देखिए आप ये ब्रिक समझते हैं, ब्रिक समझ रहे हैं ना, नहीं समझते हैं ब्रिक, अरे ब्रिक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की इकाई ब्रिक होता है, ब्रिक की इकाई जो है नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अपोहन के द्वारा कार्य करता है वो, अपोहन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पूछा है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, सबसे लंबा होता है, ठीक है। सबसे लंबा भाग देखिए आप लोग आहार नाल बनाना तो आता होगा आपको, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका खोपड़ी है मान लीजिए, और नाक है, मुंह है, इस तरह से टुड्डी निकला हुआ है मान लीजिए आपका, इस तरह से गर्दन है, यहाँ से आपका जाता है पाचन होता है। इसके बाद देखिए इधर 2 होता है, इधर चला जाता है आपका वो सांसनली, और इधर आता है भोजन, ठीक है। भोजन आप लोग जानते हैं यहाँ पे होता है अमाशय, क्या होता है अमाशय, और इस तरह से आपका होता है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं छोटी आंत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आता है बड़ा आंत, और इस तरह से बाहर निकल जाता है आपका, ठीक है। और इसे ही तो बोलते हैं ना, इसे ही क्या बोलते हैं, ठीक, इस तरह का होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस तरह से पाचन तंत्र होता है। ये सबसे छोटी आंत होती है जो इसमें बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा जो आंत दिखाई देता है ये आंत है आपका, ठीक है। और इस तरह से अपशिष्ट फिर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, इसे ही बोलते हैं आपका। तो अभी आप देख रहे थे कि आहार नाल का सबसे छोटी भाग जो होता है ना वो होता, सॉरी, सबसे लंबा भाग जो होता है ना वो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, क्वेश्चन ध्यान रहेगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चला जाए। आइए देखिए 36 नंबर कहता है इसमें से कौन शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है, ठीक है। तो पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है, आप लोग जानते हैं, जैसा कि उभयचर का नाम सुने हैं आप लोग, सरीसृप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा सरीसृप। उभयचर नहीं, ठंडा, ये ठंडा प्राणी होता है, ठीक है। और ये तापक्रम पृथ्वी के तापक्रम पर ही निर्भर करता है इसका तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पूछा है वृक, सॉरी कवक, कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है। कवक आप लोग जानते हैं, कवक देखे है ना, गोबर छत्ता जिसको बोलते हैं वो भी कवक है एक तरह का, तो उसी की बात कर रहा है। तो ये मृतजीवी पर जन्म लेता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा है 38 नंबर क्वेश्चन, पायरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है। पायरुवेट तो वो जो होता है ना, ये क्रिया क्या कहलाती है। 38 नंबर का सही जवाब देना है आपको, 38 का जगह बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये कार्य होता है जिससे ऊर्जा देता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को आप लोग जानते हैं पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा कोशिका का पावर हाउस इसे ही कहा जाता है, ठीक है। 39 नंबर देखिए, पूछा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में मुकुलन से होता है, ठीक है, मुकुलन ध्यान रखिएगा, इष्ट में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पूछा है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। आप लोग नाम सुने होंगे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं। मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जहाँ क्या होता है तापक्रम का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 41 की आपसे। पूछा है मनुष्य के शरीर में सोचने वाला उत्तक कौन सा आता है। उत्तक जानते हैं आप लोग, सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कोशिका है हमारा, ठीक है। 41 का सही आंसर बताना है, 41 का हो जाएगा तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कोशिका, कोशिका मिला के ही उत्तक बनता है ना, तो सबसे बड़ा उत्तक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोचने वाली तंत्रिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा है निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होते हैं किसमें। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, बीज में हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन के समय कौन सा विभाजन होता है। अलैंगिक, देखिए लैंगिक जनन होता है ना उसमें अर्धसूत्री होता है, ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन जब भी होगा उसमें होगा, अच्छा अलैंगिक पूछा है ना, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का, तो अलैंगिक जनन जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर असूत्री इसमें दे रहा है, अच्छा हाँ समसूत्री और असमसूत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप अर्धसूत्री देख रहे हैं ना ये लैंगिक जनन में होता है, ठीक है। अलैंगिक मत कीजिए, सॉरी अलैंगिक पूछा है ना तो समसूत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा है नर में
बांधेकरण को क्या कहते हैं? नर जैसे होता है ना, महिलाओं का होता है ना कि महिलाओं में बच्चे ना हो, इसके लिए होता है उनका ऑपरेशन, जिसे क्या बोलते हैं? बांधीकरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। परिवार नियोजन के तहत ये सब आता है, ठीक है ना। तो 44 का क्या आ जाएगा यहाँ पे कि पुरुष में पूछा है, पुरुष में होता है बेलेक्टोमी, ठीक है, और महिलाओं में होता है ना वो ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी और पुरुष में बेलेक्टोमी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा है, मेंडल ने प्रयोग में सर्वप्रथम संतति F1 वाले पौधे लिए थे ना। मटर का पौधा नहीं लिया था। तो बताना यहाँ पर है कि 45 का सही आंसर हो जाएगा लंबा पौधा लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 46 का बताइए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? अरे बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अशुद्ध जल नहीं होता है, खारा गंदा नहीं होगा, शुद्ध जल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 47 की बात कर लिया जाए, ओजोन के एक परमाणु में कितने अणु होते हैं? तो ओजोन 3 लिखा था, आप लोग जानते हैं, तो 3 परमाणु इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे इस वीडियो का, यहाँ पे जैव विविधता के अपशिष्ट स्थल कौन से होते हैं? पिछले वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन मैं यही करवाया था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए, क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताना है कि दर्पण के चौराहे को दर्पण का क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका जवाब आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लगे रहिए और पढ़ते रहिए।